So today we are going to start with transformers. अच्छा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का नाम जो है वो ट्रांसफॉर्मर से आपको एक चीज का आइडिया हो रहा है कि किसी चीज को आप कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली. सो वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग वोल्टेज. और वोल्टेज को कन्वर्ट इस तरह से कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज को लो, लो वोल्टेज को हाई, इस तरह से कन्वर्जन हो रही है यहाँ पर. तो इसलिए इसका नाम जो है वो ट्रांसफॉर्मर है. ठीक है. तो और कुछ हमने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना. बेसिकली हमने हाई वोल्टेज को लो या लो वोल्टेज को जो है वो हाई में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. अच्छा, अब ये होगा कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ठीक है. ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये कैसे कन्वर्जन होगा इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता है कि हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है, डैम के थ्रू हो चाहे किसी भी प्रोसेस से हो, तो वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज होते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं फिर छोटे छोटे टाउन्स में. फिर वहाँ से हमारे घर, ऑफिस वगैरह में ट्रांसफ़र होते हैं. तो आपने बाहर देखा होगा कि लोकल पाकिस्तान में तो हम उन्हें पीएमटी कहते हैं. ठीक है. तो वो भी, उसकी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली. वो भी ट्रांसफॉर्मर्स ही होते हैं. क्योंकि बैक साइड से उनको हाई वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट में वो उसे कम करके जो है वो, क्योंकि हमारे नॉर्मल हाउस में 220 230 वोल्ट्स आते हैं. लेकिन जो आपको मेन से मिल रहे हैं वो तो इतने छोटे वोल्ट्स नहीं होंगे, वो तो थाउजेंड्स में होंगे. तो उस ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो जो बैक एंड से उसको वोल्टेज मिल रहा है उसे वो शॉर्ट डाउन करके आगे ट्रांसफर कर दे. ठीक है. और दूसरी चीज ये कि इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी. एक होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ये होगा कि वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा. लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा हाई वोल्टेज में. ठीक है. और स्टेप डाउन का काम ये होगा कि वो हाई को लो में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अच्छा, आपको स्टेप डाउन का काम तो इजीली समझ आ रहा होगा कि हाई को लो में कन्वर्ट करना है, लेकिन लो को हाई में कैसे करना है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि ये कन्वर्जन कैसे होगी. ठीक है. सबसे पहले इसका सेटअप देख लो, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है. सेटअप इस तरह से होगा, जब हम बात कर रहे होंगे स्टेप अप की, तो स्टेप अप में क्या होगा कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती है. ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ पर एक कॉइल है. और अभी हम बात कर रहे हैं स्टेप अप की. ठीक है. 1 2 3 4. ठीक है. ये एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. और इसी के बराबर में एक कॉइल और रखी है. और इसमें जो है वो आपने मीटर लगा दिया. ठीक है, जो मेजर कर सके. अच्छा, आप ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको किसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं. और उसके साथ में आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है कॉइल, तो ये ग्रीन कॉइल को हमेशा प्राइमरी कॉइल कहा जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे आंसर मिल गया आपका. पर्पल वाली में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे. क्योंकि प्राइमरी कॉइल हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ जो है वो बैटरी या सोर्स लगा हुआ है. ठीक है.
तो ये प्राइमरी होगी क्योंकि इसके साथ बैटरी या सोर्स है। और जिसमें आपने गैल्वानोमीटर या एम मीटर लगाया हुआ है, ठीक है, वो मीटर कोई भी हो, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, गैल्वानोमीटर में होता ही है कि वो छोटी छोटी करंट की वैल्यू को मेजर करता है। तो इसलिए गैल्वानोमीटर आपको नाम ज्यादा मिल रहा होगा क्योंकि वो छोटी माइनर करंट की वैल्यू को मेजर करता है, क्योंकि इसमें करंट इतना कोई हाई फाई तो जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो इस वजह से गैल्वानोमीटर बार बार आपको नाम नजर आ रहा होगा। और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो जब आपके पास सोर्स कनेक्ट होगा तो प्राइमरी, जब सोर्स कनेक्ट नहीं होगा जिसके साथ, वो सेकेंडरी। तो स्टेप अप में आपको एक चीज नजर आ रही है। स्टेप अप में ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसका वोल्टेज भी ज्यादा है। ठीक है। तो ये चीज आपने देखी स्टेप अप में। सो लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप अप की बात हो रही है कि ये फॉर्मेशन जो है वो स्टेप अप में होगी। अच्छा, होता पता है क्या है, वर्किंग इसकी ये है। वर्किंग बहुत सिंपल सी है। करंट फ्लो करके गया फर्स्ट कॉइल में, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया करंट। जब करंट फ्लो करता है कॉइल से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक सा रूल है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है। तो इसके अराउंड जनरेट हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि बराबर वाली कॉइल को इफेक्ट किया। ठीक है। तो उसने बराबर वाली कॉइल को इफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल को भी इफेक्ट कर रही है, और उस सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस हुआ गैल्वानोमीटर में, सॉरी, इन दोनों कॉइल्स में। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि मैंने यहाँ पे फिलहाल बैटरी बना दी है, लेकिन इसको करेक्शन करना, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर जो है वो एसी सप्लाई होगा। ठीक है। ये एसी सप्लाई है। ठीक है। अब एसी सप्लाई यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, डीसी क्यों नहीं यूज कर सकते, ये भी एक क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपने ये समझी कि स्टेप अप कब होगा, स्टेप अप तब होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। और इसको आप रिवर्स कर दो तो स्टेप डाउन बन जाएगा। ठीक है। स्टेप डाउन में क्या होगा कि स्टेप डाउन में ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी में। मतलब इसी को आप मिरर कर दो। ठीक है। मतलब बैटरी सोर्स जो है वो पर्पल वाली के साथ लगा दो, ग्रीन वाली के साथ गैल्वानोमीटर लगा दो, तो वो स्टेप डाउन बन जाएगा। सो ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल।
ठीक है। ये दोनों का क्लियर डिफरेंस आ गया स्टेप अप और स्टेप डाउन में। डायग्राम एक बना दिए तो उसके रेफरेंस से अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे डायग्राम को। डायग्राम को कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि हमने डीसी को हटा के एसी क्यों लगाया? ठीक है। अच्छा, डीसी में पता है एक चीज तो क्लियर है कि डायरेक्शन सेम होती है करंट की। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होगी, लेकिन उस ईएमएफ इंड्यूस होने की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, क्योंकि करंट एक बार फ्लो करेगा, और एक बार करंट फ्लो करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आपको एक बार मिलेगी। मतलब एक बार स्टार्ट में चेंज दिखाएगी। मतलब जब जीरो से पहली बार आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, उसके बाद होगा क्या कि नेक्स्ट आपको चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सेल कनेक्ट कर दिया, लेट सपोज सेल का करंट आपको मैक्सिमम मिलने लग गया। और फिर दूसरा ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आ गई तो वो सेम वैसी रहेगी। ठीक है। तो डीसी में ये प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी। और अभी हमने ये जो प्रीवियस इंडक्शन पढ़ के आए हम, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें आपने देखा था कंटिन्यूअसली चेंज था। तो चेंज की वजह से जो है वो ईएमएफ कंटिन्यूअसली आपके पास इंड्यूस हो पा रहा था। ठीक है। तो चेंज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डीसी में क्या होगा कि चेंज एक बार आएगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कोई चेंज नजर ना आने की वजह से हम डीसी सोर्स यूज नहीं कर सकते, हमें एसी सोर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछें कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज डीसी सोर्स इन द ट्रांसफॉर्मर, तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है। अगर लेट सपोज वो आपसे पूछें, ठीक है, तो अगर डीसी सोर्स के बारे में पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर में डीसी सोर्स पॉसिबल क्यों नहीं है, तो क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछें, ठीक है, आपको रेफरेंस तो समझ आ ही जाएगा उनका। तो आंसर उसका सिंपल सा है कि एक बार करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सेकेंडरी कॉइल से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है। जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्राइमरी कॉइल की इंटरेक्ट तो करेगी सेकेंडरी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बट ड्यू टू नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट,
ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सही, लेकिन वो कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा कि आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड होकर नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम होती है डीसी में, और एसी में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एसी में आप इसके ऑपोजिट लिख सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट होगा प्राइमरी कॉइल के, और प्राइमरी कॉइल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक आइडिया हो गया ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये है इसमें कि ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन था, इनके फॉर्मूलाज देखने, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशंस देखने के वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी होती है हमें, तो उनके फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तो आपको पता चल गया, एक डिफरेंस तो आप क्लियर देख चुके हो। ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतने ही ज्यादा जो है वो आपके पास जो है वो होंगे वोल्टेज के चांसेस। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। ठीक है। कि जिसमें आपको ये आइडिया हो चुका है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है। ये चीज आपके पास क्लियर हो गई। और दूसरा, कि फॉर्मूला क्या होगा अब। ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप अप की, तो स्टेप अप में हमें पता है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली लिंक है वोल्टेज के। और सेकंड चीज, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी के, उतना ही वोल्टेज होगा प्राइमरी में, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी में, उतना ही वोल्टेज इंक्रीज करेगा सेकेंडरी में। ठीक है। और अगर आप पावर की बात करो, तो पावर का फॉर्मूला भी हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। और फॉर्मूला का कंपैरिजन इस तरह से होगा, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू वी पी ओवर वी एस। ठीक है। एक फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं कि जितना वोल्टेज जो है वो आपको जितने नंबर ऑफ टर्न्स मिल रहे हैं उतना आपको वोल्टेज मिल जाएगा, और जितना जो है वो आपको सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मिल रहे हैं उतना वोल्टेज आपको सेकेंडरी में मिल जाएगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये मिल गया।
और दूसरा, करंट की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो करंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से होगा कि आई एस, करंट इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो डायरेक्ट लिंक था, तो एन पी इक्वल्स टू वी पी, एन एस इक्वल्स टू वी एस। लेकिन करंट, क्योंकि आपके पास पावर का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली करंट दूसरे एंड पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू शफल हो गई, मतलब वीपी के सामने आई एस है और वी एस के सामने आई पी है। ठीक है। और ये ड्राइव करने का भी आसान मेथड होता है। आपने अगर इसको ड्राइव करना हो तो वो इस तरह से होता है कि लेट सपोज अगर आइडियल कंडीशन में पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल हो पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला वीपी आई पी इक्वल्स टू वी एस आई एस। तो जब आप इसमें शिफ्टिंग करोगे ना, तो ये देखो ऐसी शिफ्टिंग होगी कि वीपी अपॉन वी एस हो गया और आई एस अपॉन आई पी। तो इस वजह से इसमें वैल्यूज क्रॉस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स में जो है वो वही रहती है। ठीक है। स्टेप अप में एक तो फॉर्मूला ये आ गया, यही फॉर्मूला स्टेप डाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, दोनों में यही सेम कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में होता है। ठीक है, और क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो चाहे आप पहले वो लिखो वो बाद में लिखो, तो एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर इसमें यूज ऑफ स्टेप अप की बात की जाए, कि आप स्टेप अप को यूज कहाँ पर करोगे। अब क्योंकि स्टेप अप का काम है वोल्टेज को इंक्रीज करना, ठीक है, तो इसे हम प्लेस करते हैं प्लेस आफ्टर पावर स्टेशन बिफोर ट्रांसमिशन टू इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीज करंट। ठीक है, तो ये पर्पस हो गया स्टेप अप का, कि इसमें हम पावर स्टेशंस में यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन से पहले। ट्रांसमिशन लाइंस कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने और अब हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं टाउन्स की तरफ, तो उनकी तरफ ट्रांसफर करने से पहले आप ये कनेक्ट कर सकते हो, ताकि वो उसे करंट को डिक्रीज कर सके और वोल्टेज को हाई कर सके, क्योंकि दूर ट्रैवल करना होता है। क्योंकि पावर स्टेशन ऐसा तो नहीं होता हमारे बहुत करीब हो, काफी दूर होते हैं वो हमारे मतलब टाउन से। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर ये सेटअप यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद अब स्टेप डाउन की अगर हम कनेक्शन देखें, तो डेफिनेटली वो आपके पास बिफोर पावर स्टेशन कनेक्ट किया जाएगा, यानी वो ट्रांसमिशन लाइंस के बाद कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है।
तो यूज ऑफ स्टेप डाउन की अगर बात की जाए, तो स्टेप डाउन को आप ट्रांसमिशन लाइन से पहले यूज करोगे। अच्छा, ये वाली जो वर्किंग थी ये मैंने आपको बाय मिस्टेक स्टेप डाउन की लिखवा दी। ये आफ्टर पावर स्टेशन, नहीं नहीं सही है, ये वाली स्टेप अप की थी। ठीक है, दोनों में बस अप और डाउन का फर्क है, इसलिए इनमें मिक्सअप होता है अक्सर। स्टेप डाउन, हाँ इसमें वोल्टेज डाउन होगा ना, क्योंकि इसमें तो वोल्टेज हाई लिखा हुआ है। सही है वो। तो इसे हम प्लेस करेंगे आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन बिफोर हाउसेस और यूजर्स टू डिक्रीज वोल्टेज 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो घरों में जो ट्रांसफर करने होते हैं तो डेफिनेटली डिक्रीज करके ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए जो हमारे टाउन्स में लगे होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। ठीक है, तो वो वहां से ट्रांसफर होकर फिर हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, तो वो डिक्रीज वोल्टेज होते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज तो थाउजेंड्स में होते होंगे, फिर वो डिक्रीज होकर हंड्रेड्स में कन्वर्ट करके उसे घरों में और यहाँ तक ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि स्टेप अप तब यूज किया जाएगा जब आपने उस इलेक्ट्रिसिटी को या इंड्यूस्ड करंट को सिटी तक पहुंचाना हो। ठीक है, तो पहुंचाने के लिए हम उसे हाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है आपने देखा होगा जब ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करते हैं, तो जब हम बहुत पॉपुलेशन से दूर एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर वो आपको बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन टावर्स और लाइंस नजर आती हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू जो वोल्टेज आता है वो बहुत हाई होता है, और जब वो आपके टाउन में आता है स्पेसिफिक, ठीक है, सब अलग अलग जिस तरह ब्लॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे अलग अलग पीएमटीज लगाते हैं छोटे, ताकि वहाँ पे उसे कम करके वोल्टेज को और आपके होम्स और ऑफिसेज वगैरह में उसे ट्रांसफर किया जाए, उसे 220 टू 30 वोल्ट्स में कन्वर्ट करके। तो वहाँ पर लगाया जाता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टेप अप और स्टेप डाउन का। ठीक है, और दूसरा ये, अब इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, इनका डिफरेंस भी आपने देख लिया। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास इनका जर्नल आ चुका है, और वो जर्नल फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई हो सकता है, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है तो वो दोनों के लिए आप सेम यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन वो और पूछते हैं कि ये जो यहाँ पर हाई वोल्टेज की बात हुई थी कि पहले स्टेप अप लगाया जाता है, तो स्टेप अप लगाने की यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये वाला क्वेश्चन मतलब वैसे तो 2 मार्क के लिए होता है मैक्सिमम, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आपको पास पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपके पास लेस पावर लॉस होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग से स्पेसिफिक लिख देता हूँ कि अगर इसका क्वेश्चन हो आपके पास, तो क्वेश्चन ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हो। वाई ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज
तो आंसर इसका ये होगा। तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट एज अ पावर इज कांस्टेंट, और वोल्टेज इंक्रीज करने से आपको लेस करंट मिलेगा। और लेस करंट की वजह से पावर लॉस भी लेस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो हीटअप भी कम होगा, और पावर जो है वो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज हो पाएगी। लॉस तो होगा, ऐसा नहीं 100% एफिशिएंट होगा, लेकिन लेस होगा। सो लेस करंट रिजल्ट्स इन लेस एनर्जी लॉस एज हीट इन ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो हीट वहां पर कम होगी। अच्छा, फॉर्मूलाज आपके पास आ गए, और एफिशिएंसी की जो बात हो रही थी, तो एफिशिएंसी का एक जर्नल सा फॉर्मूला होता है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, तो वो भी बेसिकली हम एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला पे भी मैं लिख देता हूँ। एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। फिर आप चाहो तो पावर के फॉर्मूला को स्प्लिट करके लिख दो, P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जर्नल फॉर्मूला तो यही होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी थी, थ्योरी वाइज वो डिस्कस कर ली हमने। और उसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम कि किस तरह से होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर इज 220 वोल्ट। तो जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस है वो है 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर के 220 वोल्ट। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस है ये। तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, वीपी। एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज 12। सेकेंडरी में आपको वोल्टेज मिल रहा है 12। ठीक है, तो प्राइमरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज है, सेकेंडरी में कम है, तो इसका मतलब है ये स्टेप डाउन होगा, क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है, और करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में 2.5 एम्पियर है। और करंट इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी का आपने करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा यूज करना है, अभी हमने लिखा था। Vp इक्वल्स टू आई एस ओवर वी एस इंटू इक्वल्स टू आई पी।
आईपी हमने फाइंड आउट करना है, आईएस वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। आईएस 2.5, VS 12 डिवाइडेड बाय 220। 2.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 220, 0.13 एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा था, तो जब वोल्टेज हाई होता है करंट की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है। और आपको ये आइडिया भी हो रहा होगा, क्योंकि वीएस और आईएस को अगर आप देखो, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली लिखे हुए हैं। तो वोल्टेज जहां पर हाई होगा, ठीक है, और दूसरा ये प्राइमरी कॉइल का जो है वो करंट जो है वो लेस होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा था। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम था, उसका करंट की वैल्यू प्राइमरी से ज्यादा है। ठीक है। और सेकेंडली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। आपने रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स का, प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। अब इनका रेशियो निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप वोल्टेज की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू वी पी ओवर वी एस। तो एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू वी पी ओवर वी एस, और इनकी वैल्यूज आप लिखो तो आपको इनका रेशियो भी मिल जाएगा। सो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी इज 12। और अगर आप इन्हें डिवाइड करके देखो, या आप इनका रेशियो फाइंड आउट करना चाहो, और 3, तो 55 डिवाइड बाय 3, या 55 रेशियो 3 लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 55 टाइम्स होंगे अगर उसमें 3 टाइम्स हैं। या आप इसे अगर बिल्कुल एग्जैक्टली कट आउट करते हो, तो आपको इसका आंसर मिलेगा एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू 18.3 रिकरिंग। तो 18 हम उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो होंगे वो 18 टाइम्स होंगे सेकेंडरी के। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में आप देखो वोल्टेज ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी के वोल्टेज जो है वो कम होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, शॉर्ट था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
ये भी मैग्नेट से रिलेटेड है। और ट्रांसफॉर्मर, ये रहा एक और ट्रांसफॉर्मर का पार्ट। इसका हम प्रीवियस पार्ट कर चुके थे, ये वाला हमने सिर्फ बीच में छोड़ा था ताकि हम इसे बाद में कर पाए ट्रांसफार्मर के साथ। अच्छा, इसमें भी अगर आप क्वेश्चन देखो तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उन्होंने इस बार खुद बता दिया। आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप करने फ्रॉम 25,000 वोल्ट टू 400,000 वोल्ट। तो इसका मतलब है स्टेप अप ही है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी आ गया। और उसके बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 3600 है, 36,000 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करके बताओ क्या आंसर आता है। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ कि अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो वीपी, वीएस और एनएस की वैल्यू गिवन है। तो आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला कहीं से भी लिख सकते हो, लाइक एनपी से भी लिख सकते हो, एनएस से भी लिख सकते हो। वीपी ओवर वीएस हो जाएगा। आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी। तो एनपी इक्वल्स टू, ये एनएस दूसरे एंड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वीपी जो है वो 25, 25,000 है। और एनएस 36,000। और वीएस जो है वो 400,000। ठीक है, तो ये आपके पास सेटअप होगा वैल्यूज का। अच्छा, आपने जो मुझे आंसर्स भेजे हैं वो रिवर्स कर दी होंगी शायद आपने वैल्यूज। वो पावर में रिवर्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न्स, तभी तो हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाया था। स्टेप अप में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स फाइनल में ज्यादा होते हैं, तो वोल्टेज भी इंक्रीज करके देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली होंगे, करंट इनवर्सली जाएगा। ठीक है, 2250। क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे तो उसका वोल्टेज भी ज्यादा था। प्राइमरी में कम है तो उनके नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे। ठीक है, और अगर आपने आंसर चेक करना हो ना अपना, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने आपको वोल्टेज दिया हुआ है ना, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, आप इन दोनों का रेशियो चेक कर लो। ये था 400,000, प्राइमरी के थे 25,000। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो चेक करो, ये आ रहा है 16। ठीक है, और अगर आप इसे कंपेयर करोगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल्स टू, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 36,000 और आपके पास आंसर आया है 2250। इसका भी आंसर आ रहा है 16। इसका मतलब है आपने नंबर ऑफ टर्न्स सही फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो एग्जैक्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि आंसर सही है या नहीं है, या मैंने वैल्यू शफल कर दी, तो आप इस तरह चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो भी एक जैसा आएगा। हाँ, करंट में वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने वीपी के सामने आईएस है, वीएस के सामने आईपी है, तो यहाँ पर वैल्यूज आपके पास इन्वर्ट हो जाएंगी। अदरवाइज बाकी सिनेरियो में, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बारे में सेम रहती है क्योंकि वो डायरेक्टली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास ट्रांसफार्मर का।